Paper prediction claims ban. Who are the big people involved? Because some people don't stop in India, they migrate abroad. The network was trying to avoid metadata tracing, printer forensics, screenshot detection. How many doctors treating patients today never truly earned that seat? Because the latest NEET investigation is revealing something people suspected for years. This may not be just one-time leak. It may be an entire underground system. A private telegram network called Private Mafia with hundreds of members may have been used for distribution. Fake leaks जानबूझकर फैलाए जाते हैं ताकि असली लीक छुप जाए. अगर इंटरनेट पर 50 फेक PDFs घूम रहे हैं तो रियल पेपर भी उसी क्राउड में, उसी भीड़ में खो जाएगा ना. दिस इज इंफॉर्मेशन कैमोफ्लेज, सेंटर स्पेसिफिक कीज, वैसे ही जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स काम करते हैं. एग्जाम से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, प्रिडिक्शन है, ये फाइनल रिवीजन PDF है. तो अगर कोई असली पेपर भी भेज दे तो लोग सोचेंगे अरे कोचिंग वाला गैस पेपर ही होगा. How come nobody asks why are India's most important scams still vulnerable to physical transportation chains? Why are sealed papers still moving through humans, vehicles, warehouses and local centers? When secure digital cryptographic distribution systems already exist globally. And this creates a disturbing possibility. What if leak mafias intentionally flood the internet with fake leaks to hide the real one? 100% sure paper ads. Weeks before NEET, NTA had already warned students about fake paper leak scams on Telegram and WhatsApp. How come nothing was done about it if they were even a little aware about it? It resembled a decentralized distribution network. One mode scans, another encrypts, another distributes, another handles payments, another recruits students. Almost like a darknet logistics chain. Think about that. An entire black economy built around becoming a doctor. Some undeserving candidates may already be practicing medicine. A proxy test taker manipulated biometrics or pre-solved answers. Powerful networks protect them. It's a big organized gang. Paper movement पूरी तरह से मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड डिजिटल मॉडल पर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के बाद भी मेरिट वेरीफाई होना चाहिए. 1 साल बाद भी, कुछ समय बाद भी रैंडम ऑडिट्स होने चाहिए. मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर कॉम्पिटेंसी री इवैल्यूएशन होना चाहिए. कोई आपका अपना ICU में है और आपके दिमाग में एक सवाल आए, क्या ये डॉक्टर सच में अपनी मेहनत से डॉक्टर बनाए या फिर किसी पेपर लीक से बनाए? कोई काबिलियत नहीं है, सिस्टम को खरीद कर वहां तक पहुंच गया है, वो कर रहा है आपका इलाज. यही सवाल लोगों को डरा रहा है. हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू परदेसी पल्स. तो जो चल रहा है इंडिया में अभी, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, नीट का मुद्दा सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं रहा. अब ये एक ट्रस्ट क्राइसिस भी बन चुका है. आज नहीं, ये तो सालों से चल रहा है. ये पता नहीं कब से चला आ रहा है. ये तो जब कोई बात खुल जाती है, जब कोई बात सामने आ जाती है, तब पता चलता है. इस तरह से कुछ पकड़ा नहीं जाता, तब तक तो बस जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है. किसे पता लगता है कितने लोग फर्जी तरीके से डॉक्टर बन चुके हैं. नीट एग्जाम मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. एलिजिबिलिटी कहाँ चेक हो रही है? यहाँ तो पैसे देकर खरीद रहे हैं पेपर. पूरे देश के सबसे इंटेलिजेंट वो बच्चे जो इतने प्रेशर में रहते हैं, उनके लिए एक एग्जाम, एक ही दिन, एक ही पेपर आता है और उसी से ये डिसाइड हो जाता है कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन डॉक्टर नहीं बनेगा. कैपिटेशन फीस, सबने सुना होगा. कैपिटेशन फीस, मैनेजमेंट कोटा, मल्टीपल एग्जाम्स, मिडिलमैन, करप्शन के आरोप, ये सब चीजें थी. इसलिए सुप्रीम कोर्ट और मेडिकल काउंसिल रिफॉर्म्स के बाद नीट को नेशनल कॉमन एग्जाम बनाया गया था. आइडिया तो अच्छा था, लेकिन एक एग्जाम, एक ही मेरिट लिस्ट, एक ही सिस्टम. अब इससे क्या प्रॉब्लम हो गई? और इंडिया ने डिसेंट्रलाइज्ड करप्शन हटाकर एक जायंट सेंट्रलाइज्ड टारगेट बना दिया. अगर कोई नीट को मैनिपुलेट कर ले तो पूरे देश का मेडिकल एडमिशन सिस्टम हिल सकता है. एग्जाम NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है. क्वेश्चन पेपर्स एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाते हैं, प्रिंटिंग चेन होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं, एग्जाम सेंटर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स भी होते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है. लेकिन इंडिया में जहां इतने लेयर्स हैं, वहीं
हर लेयर एक पॉसिबल वीक पॉइंट भी बन जाता है। पेपर प्रिंटिंग, कुरियर मूवमेंट, लोकल सेंटर स्टाफ, कोचिंग माफिया, सॉल्वर गैंग्स, फेक कैंडिडेट्स, प्रॉक्सी राइटर्स, पॉलिटिकल लिंक्स, लीक नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। पेपर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कुरियर चेन्स, कोचिंग कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सर्कुलेट हो रहे थे। एक गेस पेपर का एक्चुअल एग्जाम से लगभग 135 क्वेश्चंस मैच होना इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा पॉइंट बना। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अरेस्ट हुए हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुड़गांव। रिपोर्ट्स में सॉल्वर गैंग्स, मिडलमैन, कोचिंग लिंक नेटवर्क्स, ये सारी बातें सामने आई। तो इमेजिन करो, एक बच्चा तो 3 साल पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका फोन बंद है, सोशल लाइफ भी खत्म है, मेंटल प्रेशर है, इतना एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अभी आपने वो कोटा वाला भी सुना होगा, कैसे फैंस के ऊपर ग्रिल लगा दी ताकि बच्चे सुसाइड ना कर ले, इतना प्रेशर होता है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है कोटा वाला तो देखिए प्लीज। स्टूडेंट्स का भरोसा टूट जाता है ऐसी चीजों से, ट्रस्ट ही टूट जाता है। अगर 2026 में पकड़ा गया है, 2024 में ये कंट्रोवर्सीज हुई थी, 2021 में प्रॉक्सी केसेस आए थे, 2018 में फ्रॉड एलिगेशंस, तब भी हमने सुना था उस बारे में। और कितने ऐसे लोग होंगे जो कभी पकड़े ही नहीं गए। इंडिया में और इंडिया से जो बाहर भी चले गए ऐसे डॉक्टर, कितने डॉक्टर बन चुके होंगे ऐसे फर्जी डॉक्टर। अगर कुछ सीट्स भी गलत तरीके से ले ली जाए तो आप सोच सकते हो उसका इम्पैक्ट कितना सीरियस हो सकता है। डॉक्टर गलत होगा तो डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ पर असर करता है। वो ह्यूमन लाइफ हैंडल कर रहा है, किसी की जिंदगी मौत उसके हाथ में है। इंडिया में फेक डिग्री रैकेट्स भी बार बार पकड़े गए। पुलिस ने कई राज्यों में फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स, फोर्ज्ड यूनिवर्सिटी डिग्रीज और एडमिशन स्कैम्स पकड़े हैं। कुछ केसेस में तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स तक सॉल्वर गैंग से जुड़े पाए गए हैं। लोग हर सक्सेस को डाउट से ही देखने लगते हैं, ये तो ऐसे ही बना होगा। ऐसे कई डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ सर्दी बुखार का इलाज ही कर पाएंगे। डिमांड बहुत बड़ी है, सीट्स इतनी कम है, प्रेशर इज इनसेन। पागलों की तरह लोग मेहनत कर रहे होते हैं उन जरा सी सीटों के लिए। मेडिकल सीट सिर्फ एक डिग्री नहीं है, एक सोशल स्टेटस भी है इंडिया में, पैसा भी है, फैमिली प्राइड भी है, फ्यूचर की सिक्योरिटी भी समझा जाता है अगर डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ तो। और इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत मैसिव है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो जेन्युइनली मेहनत कराते हैं, उनका पर्पस इतनी बड़ी बड़ी फीस लेना नहीं होता। और क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से आती हूँ, एजुकेशन की फील्ड से, और मैंने टेस्टिंग सेंटर पर भी काम किया हुआ है यूएस में, तो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके कितने बैकग्राउंड चेक्स होते हैं। ऐसे ही किसी को इन्विजिलेशन ड्यूटी नहीं दे जाती, ऐसे ही किसी को नहीं कहा जाता कि आ जाओ आप यहाँ पे ड्यूटी है, आज ये एग्जाम है और आपको यहाँ पर राउंड्स लगाने हैं। इतना सिंपल नहीं होता यहाँ पर यूएस में। आपके इतने सारे बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, इतनी ट्रेनिंग होती है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो वाकई में मेहनत कराते हैं, उनका पर्पस सिर्फ पैसे ऐंठना नहीं होता लोगों से। लेकिन कुछ पर सालों से अनएथिकल प्रैक्टिसेस के आरोप लगते रहते हैं, फिर भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स चलते रहते हैं। इनसाइडर एक्सेस, पैटर्न प्रिडिक्शन, पेपर सोर्सिंग नेटवर्क्स, लोकल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अकाउंटेबिलिटी बहुत वीक है। बहुत बार छोटे मोटे लोग तो पकड़े जाते हैं, कुछ सजा हो जाती है उन्हें। स्टूडेंट्स को लगता है बहुत बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं ना इसके पीछे, जो ये माफिया है, जो ये गैंग्स हैं, जो ये नेटवर्क है, वो नहीं पकड़े जाते। अगर आप यूएस जैसी कंट्री से इस चीज को कंपेयर करो कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं सुनाई देता कि आज यहाँ पेपर लीक हो गया, आज उसका पेपर लीक हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई स्कैम नहीं हुआ यूएस में। सैट के स्कैम्स हुए हैं, कॉलेज एडमिशन स्कैंडल्स हुए हैं, इस बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्लीज देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें। इंडिया में पनिशमेंट प्रोसेस बहुत स्लो है, ये कई साल निकल जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सिर्फ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ये बोलने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली रियल रिफॉर्म्स चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस होने चाहिए। वन शॉट एग्जाम मॉडल को भी खत्म करना चाहिए। एक एग्जाम से पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं होनी चाहिए। साल में कई सारे मल्टीपल नीट अटेम्प्ट्स होने चाहिए। बेस्ट स्कोर काउंट होना चाहिए। प्रेशर थोड़ा सा कम होगा इससे स्टूडेंट्स पर। हर सेंटर पर अलग अलग सीक्वेंस हो, डिफरेंट मॉड्यूलर सेट्स हो। अगर पेपर लीक हो भी जाए तो फुल एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रैंडम ऑडिट्स हो, 1 साल बाद भी, कुछ समय बाद भी रैंडम ऑडिट्स होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर कॉम्पिटेंसी रीइवैल्यूएशन करना चाहिए, पता लगे क्या सही है क्या गलत हो रहा है। अगर कोई कैंडिडेट सस्पिशियसली इनकेपेबल है
तो उसका इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के बाद भी मेरिट वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इस तरह के स्कैम्स होते रहते हैं। विसल ब्लोअर रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। जो लीक को एक्सपोज करे उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। पेपर मूवमेंट पूरी तरह से मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड डिजिटल मॉडल पर शिफ्ट होना चाहिए। सोसाइटी को मार्क्स ऑब्सेशन कम करनी होगी, क्योंकि जब डॉक्टर बनना सर्विस से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन जाता है, हमारा बेटा तो डॉक्टर है, हमारी बेटी तो डॉक्टर बन गई, वहीं से करप्शन शुरू होता है। ज्यादा दुख की बात यह है कि लाखों ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, उनको अब ये लगने लगा है कि मेहनत तो शायद काफी नहीं है। जिस दिन किसी देश के स्टूडेंट्स मेरिट पर विश्वास खो देते हैं, उस दिन सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं टूटता, बल्कि पूरा फ्यूचर ही टूटने लगता है। हॉस्पिटल में पेशेंट सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा करता है, और अगर व्हाइट कोट पर ट्रस्ट ही हिल गया तो सोसाइटी अंदर से डरने लगती है। सो दिस इज समथिंग इंडिया कैन नॉट इग्नोर। नीट पेपर लीक्स, फेक डिग्रीज, एंड इट्स नॉट जस्ट चीटिंग, इट्स नॉट जस्ट corruption, but a question that genuinely scares people. Every year, lakhs of students compete for a tiny number of medical seats. So when even a few hundred seats are stolen through fraud, the consequences are massive. So the CBI arrested multiple accused across Haryana, Rajasthan, Maharashtra, and Delhi, Gurgaon after allegations that the NEET 2026 paper was leaked before the exam. The paper moved through courier chains, WhatsApp groups, coaching networks, and solver gangs. Authorities found a so-called guess paper that matched 135 actual questions from the exam. Not just a few questions, 15-20 questions. Families paid between 10 lakhs to 30 lakhs for that access. One accused even publicly claimed that big people were being protected while smaller players were getting arrested. Who are these big people? These scams survive only because powerful networks protect them. It's a big organized gang. It's a big organized network. A teenager studying for 2 years, 3 years, working hard, sleeping only for a few hours every night. Parents spend savings on coaching. It is so expensive. Meanwhile, somewhere else, another candidate gets leaked papers. A proxy test taker manipulated biometrics or pre-solved answers. Authorities have repeatedly uncovered impersonation rackets, fake admit cards, solver gangs, coaching center involvement, coaching center mafia, forged IDs, and middlemen charging lakhs. In some cases, actual MBBS students were part of these gangs. The system is not just being attacked from outside. People already inside medicine are helping run the fraud. Saying one family has 4 to 5 doctors, and they are the ones, some of them have been caught recently. So what about the others who are already practicing? Did they really earn that degree, or it was just through these paper leaks? People are asking, how is it statistically possible for some politically connected or wealthy families to suddenly produce multiple doctors, multiple IAS officers, multiple medical toppers, engineers, all within a few years? So if this has been happening in 2026 and in 25, 24, 22, 21, reports show recurring NEET fraud pattern for years. In 2018, coaching-related fraud allegations. 2021, proxy candidate rackets. 2022, forged identity solver gangs. 2024, leak controversies. And now the massive 2026 cancellation and the CBI probe. Some undeserving candidates may already be practicing medicine, because eventually every family lands in a hospital some or the other time. Police across India have uncovered fake medical degree rackets where forged certificates were sold to people with little or no real qualification. Because some people don't stop in India, they migrate abroad. Biggest victims are the honest students. Students who missed selection by 2 marks, lost confidence, or believed they simply weren't good enough. Meanwhile, someone else may have purchased the system. When they lost it because of 2 marks, someone else might have purchased the system. And that destroys trust. Once trust in examination collapses, society itself starts breaking psychologically. Because then merit stops meaning anything. The industrial system built around desperation. And that's the perfect market for crime. NEET is no longer just an exam, it's a parallel economy. The coaching institute, the hostels, test series, telegram channels, rank predictor apps, fake mentorship programs, proxy solver gangs. And whenever a system becomes this high stakes,
someone will monetize this fear. Network did not behave like old school criminals. It behaved like some sort of a startup. The startup model of paper leaks, fast cuts of telegram chats, courier routes, scanners, encrypted apps. The paper moved through multiple states using scanners, WhatsApp, Telegram, courier systems, and even what reports describe as a shadow server. It resembled a decentralized distribution network. One mode scans, another encrypts, another distributes, another handles payments, another recruits students. Almost like a darknet logistics chain. The leak network understood student psychology better than the education system itself, because the business model was not just selling answers, it was selling certainty. 100% sure paper ads. Weeks before NEET, NTA had already warned students about fake paper leak scams on Telegram and WhatsApp. How come nothing was done about it if they were even a little aware about it? Investigators later uncovered Telegram and WhatsApp groups connected to the actual probe. That means something terrifying. The fake scam ecosystem and the real leak ecosystem were operating side by side. And this creates a disturbing possibility. What if leak mafias intentionally flood the internet with fake leaks to hide the real one, like a camouflage? If everyone is shouting paper leak, nobody knows which leak is real. That is cybercrime psychology. And what about the coaching connection? The giant coaching billboards, because India's coaching industry has become too powerful to question openly. Some coaching brands influence local politics, district economies, advertising revenue, education narratives, even media sponsorships. Paper leaks become normalized, coaching institutes gain even more power. Fear drives admissions. Every scandal tells parents your child cannot survive without expensive coaching. India's exam system is entering a cyber warfare era while still operating like a 1990s bureaucracy. How come nobody asks why are India's most important scams still vulnerable to physical transportation chains? Why are sealed papers still moving through humans, vehicles, warehouses, and local centers, when secure digital cryptographic distribution systems already exist globally? NEET is not isolated. India has faced repeated exam leak controversies across recruitment exams, entrance tests, and government jobs. This is no longer an education story, it's a governance story. The first digital version of the paper was created in Nashik using high-definition portable scanners, not phone cameras, to avoid detection. Guest paper was created to disguise the leak. Instead of openly selling the real paper, the network packaged it as a guest paper or predicted questions PDF. Investigators say this helped the gang avoid suspicion because coaching institutes routinely circulate guest papers before exams. Wording and punctuation were identical in several places. This is the part investigators say convinced authorities the leak was real, it was not a coincidence. The paper moved through a multi-state network, like a hard copy obtained in Maharashtra, scanned into digital form, shared through Telegram, WhatsApp, routed through Haryana contact, and distributed through coaching networks in Rajasthan. Authorities are also probing claims a private Telegram network called Private Mafia, with hundreds of members, may have been used for distribution. Shubham Khairnar from Nashik, he received a hard copy of the paper, photographed it, scanned it, he forwarded the digital copies through contacts in Haryana. He is also a medical student linked to Nashik and Bhopal. Biwal family in Jaipur may have played a central role in Rajasthan distribution operations. Seeker is one of India's biggest NEET coaching hubs, and it appears repeatedly in the investigation. Coaching counselor bought leaked material in Seeker, and then he sold it to aspirants through the WhatsApp groups. Some institutes trained select students using the leaked guest paper. In Pune, Ahilyanagar, police detained 2 Ayurveda practitioners and a beauty salon owner, an engineering student. And investigators are saying that they acted as intermediaries in payments and circulation. Beauty salon owner received around 10 lakhs from multiple people during the exam period. Earlier, buyer paid premium rates. Last minute buyers didn't have much time, so they got a cheaper access. PDFs spread rapidly near the exam day.
There were handwritten copies. Some reports claim the paper was manually rewritten by hand before circulation to reduce the digital evidence. The network was trying to avoid metadata tracing, printer forensics, screenshot detection. A major turning point came when a whistleblower emailed leaked questions to NTA before the exam controversy exploded publicly. Investigators later compared those questions with the actual exam paper and found significant overlap. And that report triggered Rajasthan SOG investigation, later CBI takeover, and eventual cancellation of NEET 2026. India may now have a decentralized exam black market. The network used Telegram, encrypted forwarding chains, shadow servers, courier access, coaching ecosystems. This no longer resembles old-style local cheating gangs. It resembles a scalable अंडरग्राउंड नेटवर्क. पेपर को मोबाइल कैमरा से नहीं, पोर्टेबल HD स्कैनर से स्कैन किया गया. मतलब नेटवर्क बहुत ही प्रोफेशनल था, बहुत ही ऑर्गेनाइज था. कोई रैंडम स्टूडेंट वाला काम नहीं था. ये पेपर स्कैन होने के बाद डायरेक्टली व्हाट्सएप पर नहीं गया, पहले उसको गेस्ट पेपर बनाकर सर्कुलेट किया गया. तो सोचो, एग्जाम से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, प्रिडिक्शन है, ये फाइनल रिविजन PDF है. तो अगर कोई असली पेपर भी भेज दे तो लोग सोचेंगे अरे कोचिंग वाला गेस्ट पेपर ही होगा. अगर इतना एग्जैक्ट मैच था तो किसी ने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि पूरा सिस्टम गेस्ट पेपर कल्चर का आदी हो चुका है. पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से हो रहा था. एक प्राइवेट टेलीग्राम नेटवर्क का नाम भी सामने आया, प्राइवेट माफिया. नाम ही था, सोचो, प्राइवेट माफिया. ये एक होप, एक ऐसी उम्मीद बेच रहे थे, सर्टेनिटी बेच रहे थे कि पक्का गारंटीड काम तो हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का है आपका. कुछ MBBS स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे. मतलब जो खुद मेडिकल लाइन में हैं, जो खुद इसी प्रोफेशन में हैं, वो भी फ्यूचर डॉक्टर्स के एग्जाम लीक में शामिल थे. प्राइसिंग बिल्कुल डायनामिक थी इसकी, बिल्कुल फ्लाइट टिकट्स की तरह से. एग्जाम दूर था, प्राइस हाई था. एग्जाम जैसे ही बहुत पास आ गया तो रेट गिर गया. कुछ लोग हैंड रिटन कॉपीज भी बना रहे थे ताकि डिजिटल एविडेंस कम हो. मतलब ये लोग साइबर फोरेंसिक ट्रिक्स तक समझते थे. ये एक पूरी इकोनॉमी बन चुका है. हॉस्टल्स, टेस्ट सीरीज, रैंकर्स बैनर्स, काउंसलर्स, टेलीग्राम चैनल्स, पूरा एक इकोसिस्टम है. और डर जो है वो इसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है, वो इसका सपोर्ट सिस्टम है. हर लीक के बाद पेरेंट्स क्या सोचते हैं? अगर कोचिंग नहीं लगाई तो बच्चा तो पीछे रह जाएगा हमारा, उसका सिलेक्शन तो होगा नहीं. मतलब स्कैंडल से भी कोचिंग इंडस्ट्री इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्गर ही होती है. पेरेंट्स को लगता है भाई कोचिंग तो भेजना पड़ेगा, अब और स्ट्रिक्ट एग्जाम आएगा, अब और मुश्किल हो जाएगा, तो कोचिंग सेंटर तो और कमा रहे हैं. इतना बड़ा नेशनल एग्जाम आज भी फिजिकल पेपर ट्रांसपोर्ट पर क्यों डिपेंड कर रहा है? जब दुनिया इंक्रिप्टेड डिजिटल सिस्टम्स यूज कर रही है तो इंडिया अब भी ट्रंक्स और कुरियर चेन्स पर क्यों चल रहा है? क्या पेपर लीक अब इंडिया में एक इंडस्ट्री बन चुका है? क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड एक इकलौता केस तो है नहीं. हर कुछ महीने में कोई ना कोई एग्जाम लीक हो जाता है. ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट है और शायद एक वार्निंग भी. वन नेशन, वन पेपर, वन एग्जाम एंड द फ्यूचर इज डिसाइडेड. ये खत्म होना चाहिए. पूरा इंडिया एक ही पेपर देता है. सबसे बड़ा रिस्क यही है. अगर एक कॉपी लीक हुई तो पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज. मल्टीपल इक्विवेलेंट पेपर्स होने चाहिए, AI बेस्ड रैंडम क्वेश्चन सीक्वेंसिंग, डिफरेंट पेपर सेट्स पर रीजन और पर सेंटर. सेम रूम में भी जो स्टूडेंट्स बैठे हों उनकी सीक्वेंस अलग होनी चाहिए. फिजिकल पेपर ट्रांसपोर्ट बंद होना चाहिए. सबसे डेंजरस स्टेज यही है. बेटर सिस्टम क्या होगा? एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट्स पहले डिक्रिप्शन, सेंटर स्पेसिफिक कीज, वैसे ही जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स काम करते हैं. पेपर पहले से ही स्टोर्ड रहेगा एनक्रिप्टेड फॉर्म में. एग्जाम शुरू होने से पहले ही अनलॉक होगा. कोई ह्यूमन एक्सेस नहीं. ब्लॉकचेन स्टाइल ऑडिट ट्रेल. हर एक्शन ट्रेस होना चाहिए. किसने फाइल खोली, प्रिंट किया, एक्सेस किया, USB लगाया, लॉग इन किया, सब इम्यूटेबल लॉग्स में जाए ताकि बाद में मुझे नहीं पता ये पॉसिबल हो ही ना. सेम क्वेश्चन पैटर्न्स, सस्पिशियस PDFs, रिपीटेड कीवर्ड्स, सडन ट्रैफिक स्पाइक्स, ये सब डिटेक्ट होना चाहिए. जब ये सब डिटेक्ट हो तो ऑटोमेटिक अलर्ट जाए साइबर सेल को. करंटली इंडिया रिएक्टिव है. फ्यूचर सिस्टम प्रोएक्टिव होना चाहिए. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर रेगुलेशन. इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री अब पैरेलल एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसी बन चुकी है. होना क्या चाहिए? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल ऑडिट्स, रैंडम रेट्स,
suspicious topper pattern analysis, paper prediction claims ban, क्योंकि 100% sure questions culture वो itself suspicious है। एक ही दिन पूरे इंडिया में एग्जाम, मतलब ह्यूज वल्नरेबिलिटी, ज़्यादा चांस होता है इस तरह की पेपर लीक का। साइबर क्राइम यूनिट्स डेडिकेटेड टू एग्जाम्स ये होनी चाहिए। इंडिया में एग्जाम सिक्योरिटी अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू माना जाता है। एक्चुअली ये साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रॉब्लम है। स्टूडेंट प्रेशर को कम करना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम से पूरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, ये सोच खत्म होनी चाहिए। फेलियर मतलब सोशल शेम, अब क्या बताएंगे, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बहुत कम सीट्स होती है, तब ब्लैक मार्केट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। सिस्टम को मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मल्टीपल एंट्री राउट्स, स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन, इंटरव्यू भी हो, एप्टीट्यूड बैलेंस भी हो, इंटरव्यू भी होना चाहिए, पता लगे ये वही इंसान है जिसने ये एग्जाम पास किया है या ये डिजर्व ही नहीं करता, ये तो लायक ही नहीं है इसके कि ये यहाँ तक पहुंचा है। रियल टाइम पब्लिक ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड होना चाहिए। एवरी एग्जाम शुड हैव लाइव इंसिडेंट रिपोर्ट्स। ट्रांसपेरेंसी इटसेल्फ सिक्योरिटी बन जाती है। इंडिया का एग्जाम अभी भी 1990s की लॉजिस्टिक्स पर चल रहा है, जबकि लीक माफियाज 2026 साइबर नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं। नीट में करीब 24 लाख छात्र बैठते हैं, एमबीबीएस की सीटें करीब 1 लाख के आसपास ही होती है। इस कारण कोचिंग माफिया, दलाल नेटवर्क, भ्रष्ट अधिकारी, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट चेन में लीक, सॉल्वर गैंग, ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भी आरोप लगे पेपर लीक के, ग्रेस मार्क्स का विवाद, सर्वर ग्लिचेस, बायोमेट्रिक फेलियर्स, सेंटर मिसमैनेजमेंट, नॉर्मलाइजेशन इश्यूज। इंडिपेंडेंट एग्जाम सिक्योरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए। एनटीए से अलग डेडिकेटेड सिक्योरिटी रेगुलेटर बनना चाहिए। इंडिया अभी भी लार्जली सेंट्रलाइज्ड, पेपर डिपेंडेंट, मैन पावर ड्रिवन मॉडल पर चल रहा है। तो विवाद केवल एक पेपर लीक नहीं है, नीट 2026, ये भारत की पूरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम की स्ट्रक्चरल कमजोरी को दिखाता है। भारत के पास तकनीक भी है, क्षमता भी है, लेकिन सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक सुधार और एग्जाम माफिया पर सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को कन्विंस किया जाता है कि स्कूल से सिलेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल पढ़ाई भी काफी नहीं है, आप जो मेहनत कर रहे हो वो काफी नहीं है, अगर कोचिंग नहीं ली तो पीछे रह ही जाओगे। धीरे धीरे इससे स्कूल्स कमजोर हुए, सेल्फ स्टडी कल्चर भी खत्म होने लगा और कोचिंग पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गया। नीट जैसे बड़े पेपर लीक कंट्रोवर्सीज के बाद एग्जाम जानबूझकर टफर बनाया जाता है। ऐसा ऑफिशियली घोषित नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ बदलाव अक्सर देखने को मिलते हैं। पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। अथॉरिटीज ये कोशिश करती हैं कि कोचिंग प्रिडिक्शन फेल हो जाए तो नेक्स्ट पेपर को ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चंस का ट्रेंड टूट जाए, मेमोरी बेस्ड प्रेपरेशन कम इफेक्टिव हो। टेस्टिंग सेंटर पर क्या क्या मैनिपुलेशन संभव है? अर्ली एक्सेस टू पेपर, अगर पेपर फिजिकल फॉर्म में सेंटर पर पहले पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए और सिक्योरिटी वीक हो। सील्ड पैकेज प्रीमेच्योरली खोले जा सकते हैं, फोटोज लिए जा सकते हैं, क्वेश्चंस बाहर भेजे जा सकते हैं। इसलिए कई सिस्टम्स में ओपनिंग टाइम प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। कुछ केसेस में किसी दूसरे स्टूडेंट को बिठा देना, फेक आइडेंटिटी, बायोमेट्रिक बाईपास, इस तरह की चीटिंग भी पकड़ी गई है। हालांकि अब आधार, बायोमेट्रिक्स और एआई फेस मैचिंग के कारण ये थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। कंट्रोल चीटिंग होती है। कुछ करप्ट सेंटर्स में एलिगेशंस रहे हैं, इन्विजिलेटर्स इंटेंशनली इग्नोर कर देते हैं चीटिंग। कोई चीटिंग कर रहा है तो इग्नोर कर दो, आपको तो पता ही नहीं वहां चीटिंग हो रही है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा टाइम, आंसर सिग्नलिंग, वॉशरूम मिसयूज, ब्लूटूथ डिवाइस की अनुमति। अगर प्रोसेस सिक्योर ना हो तो ओएमआर शीट रिप्लेसमेंट, टैंपरिंग, पोस्ट एग्जाम ऑल्ट्रेशंस, इसका रिस्क भी थियोरेटिकली मौजूद रहता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में भी रिस्क खत्म नहीं हो जाते। लोकल सर्वर कॉम्प्रोमाइज, अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस, वीक साइबर सिक्योरिटी, इनसाइडर एडमिन मिसयूज, ये सब पॉसिबल हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्ली एनक्रिप्टेड सीबीडी सिस्टम्स में ये रिस्क ऑफलाइन पेपर लीक से काफी कम हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस में अक्सर पैटर्न्स देखे जाते हैं। अचानक अनयूजुअली हाई स्कोर्स, सेम सेंटर टॉपर्स क्लस्टर, एबनॉर्मल आंसर सिमिलैरिटी, ऑर्गेनाइज्ड कैंडिडेट मूवमेंट। एआई एनालिटिक्स अब ऐसे पैटर्न्स को डिटेक्ट करने लगी है। भारत का करंट मॉडल बहुत हेविली ट्रस्ट बेस्ड है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट चेन्स, ह्यूमन हैंडलिंग पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। भारत में इस तरह के एग्जाम जैसे नीट, जेई, स्टेट एग्जाम्स के लिए सेंटर्स जो होते हैं इनके, वो अक्सर स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को असाइन किए जाते हैं।
फिर वहाँ का लोकल स्टाफ इस्तेमाल होता है, इन सबको वहाँ भेजा जाता है इन्विजिलेशन के लिए। इस कई सेंटर्स लोकल नेटवर्क्स के अंडर काम करते हैं, कोचिंग कनेक्शंस, पॉलिटिकल प्रेशर, डिस्ट्रिक्ट लेवल नेक्सस, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है। टेम्पररी और इनकंसिस्टेंट स्टाफिंग होती है, बहुत सा स्टाफ जो होता है वो टेम्पररी बेसिस पर होता है, शॉर्ट नोटिस पर होता है, आता है, मिनिमल ट्रेनिंग के साथ उन्हें डिप्लॉय किया जाता है। और कई जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डीपली नहीं समझते, डिजिटल फ्रॉड डिटेक्शन नहीं जानते, वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए ट्रेन नहीं होते, ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। भारत का मॉडल अभी भी हेविली मैन पावर ड्रिवन है। पैकेट हैंडलिंग, अटेंडेंस वेरिफिकेशन, OMR मैनेजमेंट, सीटिंग, रिपोर्टिंग, सब में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जहाँ ह्यूमन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ मैनिपुलेशन पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। US में डेडिकेटेड टेस्टिंग वेंडर्स होते हैं, सर्टिफाइड प्रॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सर्टिफाइड प्रॉक्टर्स होते हैं। इन्विजिलेटर्स सिर्फ अवेलेबल टीचर्स नहीं होते, कई सारे एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी इतना इंटेंस होता है, फॉर्मल सर्टिफिकेशन होता है, कंप्लायंस ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग होती है। हर सेंटर में सेम प्रोटोकॉल, सेम सॉफ्टवेयर, सेम सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, डेडिकेटेड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। भारत की तरह रैंडम स्कूल्स कम यूज होते हैं, टेस्टिंग सेंटर होता है परमानेंट, सिक्योर CBT लैब्स होते हैं, इससे लॉजिस्टिक्स कंट्रोल रहते हैं, मॉनिटरिंग ईजियर होती है। सबसे बड़ा अंतर है अकाउंटेबिलिटी। US में हर एक्शन डिजिटली लॉग्ड होता है, कौन लॉग्ड इन था, किसने एक्सेस किया, कौन रूम में था, बार बार हमें की डालनी पड़ती है, किस कंप्यूटर पे कौन सा कैंडिडेट था, यानी ऑडिट ट्रेल बहुत स्ट्रांग होती है। भारत में क्या बदलना चाहिए? डेडिकेटेड नेशनल टेस्टिंग वर्कफोर्स हो, टेम्पररी इन्विजिलेटर्स की जगह सर्टिफाइड एग्जाम ऑफिसर्स हो, ट्रेन्ड प्रॉक्टर्स होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए, हर एग्जाम स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हो, डिजिटल ट्रैकिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीनिंग होना चाहिए, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और एग्जाम ड्यूटी तभी मिले जब सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन क्लियर हो, AI मॉनिटरिंग हो, अनयूजुअल इन्विजिलेटर बिहेवियर हो, सस्पिशियस रूम एक्टिविटी हो, एबनॉर्मल सेंटर पैटर्न्स हो, ये सब चीजें डिटेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, अगर करप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर, लोकल नेक्सस बना रहेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर भी फेल हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट हो और ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को लगे कि सिस्टम फेयर है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग परदेसी पल्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट करिए, बताइए आपको ये कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू so much for watching Pardesi Pulse. All claims in today's video are based on recent reporting and public investigations.